नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास काइंड्स ऑफ द लॉ। अब इसको अगर आप अपनी बुक में देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, तो उसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो है कि भाई काइंड्स ऑफ द लॉ, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ जो है उसको डिफाइन किया है सालमन ने, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है उसको डिफाइन किया है हॉलैंड ने। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफ्यूज करता है कि भाई ये काइंड्स ऑफ लॉ हुआ क्या। टॉपिक के लिहाज से देखें तो ये एक ही होना चाहिए था, पर यहाँ पर एक आदमी कह रहा है कि ये काइंड्स ऑफ द लॉ है और दूसरा कह रहा है ये क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये दोनों फिलोसफर, राइटर या जूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। एक सालमन है, दूसरा हॉलैंड है। तो डेफिनेटली कि इनका जो परसेप्शन है या इनका व्यू पॉइंट है वो अलग अलग होगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें सालमन की डेफिनेशन को, तो उसके अंदर जो उसने काइंड्स ऑफ लॉ बताए हैं, जिसमें कि उन्होंने कंप्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश अपनी तरफ से की है। जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई लॉ सिर्फ वो लॉ नहीं होता है जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो एक लॉ स्टूडेंट पढ़ता है। लॉ उससे बाहर भी है, इसमें टेक्निकल लॉ है, साइंटिफिक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है जी। तो ये भी एक कानून है, चाहे साइंटिफिक है। तो उन्होंने उसको उस तरह से कवर करने की कोशिश की है। हालांकि ज़्यादातर पार्ट उन्होंने भी वही कहा है जो हम लॉ एज ए लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसके बाद चले हॉलैंड की। तो हॉलैंड कहते हैं कि भाई देखो, जो लॉ है ना, सिर्फ जो एक लॉ स्टूडेंट पढ़ता है उसके अंदर बताएंगे, इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण करेंगे। और वो किसके बेस पर होगा? वो फंक्शन ऑफ लॉ होगा, कि लॉ जो है वो फंक्शन किस तरह से करता है, यानी कि काम किस तरह से करता है। तो ये जो चीज़ है वो डिफ्रेंशिएट करती है जो काइंड्स ऑफ लॉ है या जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ आपकी बुक्स या किताब के अंदर दी गई है। नेक्स्ट इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो बुक्स के राइटर हैं उन्होंने चीज़ों को अपनी तरीके से सेटल करने की कोशिश की है। तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। मेरे लेक्चर में हो सकता है कुछ चीज़ आपको ऐसे देखने को मिले, जैसे लॉ की काइंड्स या क्लासिफिकेशन देखने को मिले जो आपको बुक्स में ना मिले, या हो सकता है कुछ बुक्स में हो जो मेरे लेक्चर में नहीं है। तो इसलिए ये उतना साधारण टॉपिक या उतना सिंपल टॉपिक है भी नहीं, क्योंकि जब आप काइंड्स या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पर फिर भी जो मुख्यतः चीज़ें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सालमन्स के काइंड्स ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लॉज हैं वो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाई लॉ जो है इंपेरेटिव लॉ है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, नेचुरल और मॉरल लॉ है, कन्वेंशनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है एंड सिविल लॉ है। तो ये सब जो उनके अकॉर्डिंगली काइंड्स हैं लॉ के। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उन्होंने कंप्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है, तो उन्होंने साइंटिफिक या फिजिकल लॉ की भी बात यहाँ पर की है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा इंपेरेटिव लॉ। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा ये लागू किया जाता है और ये फिजिकल फोर्स को यूज करती है जो अथॉरिटी है। यानी कि जो अथॉरिटी है वो उस चीज को किसी भी तरीके से, चाहे फोर्स से चाहे किसी तरीके से, जो उसके रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगी या करवाना जानती है या करवाएगी। जॉन ऑस्टिन जो थे वो भी इसके समर्थक थे, यानी इस इंपेरेटिव लॉ के। इंपेरेटिव लॉ जो थे फर्दर इनको डिवाइड किया गया दो क्लासेस में। एक को कहा गया कि भाई ये ह्यूमन है, दूसरे को कहा गया ये डिवाइन है। ह्यूमन लॉ को फर्दर डिवाइड किया गया कैटेगरी में, जिसमें से कहा गया कि भाई इसमें सिविल लॉ आता है, इसमें लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी आता है और लॉ ऑफ नेशंस भी आता है। जहाँ तक बात करें सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में उसने कहा कि भाई ये कुछ इस तरह के आदेश हैं जो कि राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और ये अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि राज्य के अधीन जो भी जनता है उसको दिए जाते हैं, और इसको लागू करवाने के लिए जो एक समर्थ या शक्ति है जिसको फिजिकल पावर कहा जाता है उसका भी यूज़ किया जाता है। सेकंड बात उन्होंने की है लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें वो रूल्स होते हैं जो समाज के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी निंदा की जाती है या उसको बुरा भला कहा जाता है। तो उस तरीके से क्या होता है, इसकी इन्फोर्समेंट एक तरह से समझी जाती है। हर समाज के नैतिक मूल्य जो हैं वो बदलते हैं, कईयों के नहीं बदलते हैं, कईयों के बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, कईयों के मिलते जुलते हैं। तो वो अलग अलग समाज में रह रहे लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ नेशन, या जिसको इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, यानी कि दो देशों के बीच में जो लॉ है वो इंटरनेशनल हो जाता है, ये आप जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, जो इंटरनेशनल लॉ है, उसका काम जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है रिलेशन जो है उसको गवर्न करना है। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल या फिर साइंटिफिक लॉ। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो लॉ साइंस के अंदर या विज्ञान के अंदर है उनको आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो साइंटिफिक या फिजिकल लॉ है ना। नेक्स्ट है नेचुरल या मॉरल लॉ, जिसको कि लॉ ऑफ गॉड या डिवाइन लॉ, जो एक्सटर्नल लॉ भी कहा जाता है। रिलीजियस, मॉरल ग्राउंड, राइट रॉन्ग, सही गलत जो है उस पर ही इसका जो बेस जो है ज़्यादातर टिका होता है।
और साथ ही साथ जो जस्टिस या न्याय का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लॉ, जिसके बारे में कि ये कहा जाता है कि भाई ये जो लोग हैं या लोगों के समूह होते हैं वो आपस में ही इस तरह के रूल्स या कुछ कह लीजिए नियम बनाते हैं, जो कि वो कहते हैं कि भाई जब हम इस ग्रुप में आ जाएंगे या इस जगह में आ जाएंगे तो हम इस तरह से डील करेंगे, जिसमें कि क्लब आ जाते हैं, सोसाइटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट है कस्टमरी लॉ, यानी कि जो कस्टम ट्रेडिशन या जो आपका एक तरीका है किसी काम को करने का वो फिर जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ये कस्टमरी लॉ हो जाता है। और कुछ सिचुएशन में जो राज्य है या जो स्टेट है वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर देती है, जैसे कि आपको हमारे हिंदू लॉ के अंदर बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि कस्टमरी थी, पर उनको जो लॉ बना के परफेक्ट कर दिया गया, जो उनको कहा गया कि भाई ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, जो कि किसी पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है किसी भी जो ह्यूमन फील्ड की उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल बहुत से काम होते हैं, आपने देखा होगा सराउंडिंग में जो आपके टेक्निकल होते हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं, तो वो उसी तरीके से हो सकते हैं जिस तरीके का उनका नियम बनाया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई स्टेट के बीच में जो लॉ होता है उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, यानी एक स्टेट का रिलेशन दूसरी स्टेट से, या एक ग्रुप ऑफ द स्टेट का रिलेशन दूसरी ग्रुप ऑफ स्टेट के, या एक इंडिविजुअल स्टेट का रिलेशन ग्रुप ऑफ स्टेट के, तो उस सिचुएशन में फिर वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर चीज़ डील की जाती है। हालांकि कई फिलोसफर ज्यूरिस्ट ऑथर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ परफेक्ट लॉ, तो वो उनका एक व्यू पॉइंट है, उनका मानना है कि लॉ जो है ऐसा होता है, पर क्योंकि ये चीज़ इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं है तो इसको हम लॉ प्योर सेंस में नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिविल लॉ। अब इसके बारे में कहा गया है कि ये जो लॉ है वो स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किया गया है, ये जो है फिक्स टेरिटरी को रूल करता है और इसके पीछे जो सैंक्शन है वो स्टेट्स की रहती हैं, यानी कि अगर आप इसको वायलेट करोगे तो सैंक्शन या सज़ा आपको मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। जैसे कि मैंने कहा कि पहला जो है वो साल्मन ने डिफाइन किया है, दूसरा जो है हॉलैंड ने डिफाइन किया है। और हॉलैंड ने जब डिफाइन किया है इसको तो उसने प्योरली फोकस किया है उस एस्पेक्ट के लॉ को जो कि हम पढ़ते हैं, है ना, लॉ स्टूडेंट होने के नाते। तो उसने कहा है कि भाई हम उसी को ही स्टडी करेंगे और उसका जो फंक्शंस है लॉ का उसके आधार पर उसने उसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण किया है कि भाई हम कितने भागों में बांट सकते हैं लॉ को जो कि हम एज अ लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उसके बारे में उनकी एक सोच थी और उन्होंने कहा कि भाई इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ के रूप में हो सकता है, जनरल एंड स्पेशल लॉ के रूप में हो सकता है, एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल लॉ के रूप में हो सकता है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सोनम के रूप में हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। वो लॉ जो व्यक्ति से व्यक्ति का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है या रेगुलेट करता है या गवर्न करता है उसे कहते हैं प्राइवेट लॉ, यानी कि प्राइवेटली लोगों के बीच में है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि व्यक्ति और स्टेट या राज्य के बीच का जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है, जो उसको जो है रूल करता है, उसे कहा जाता है पब्लिक लॉ। जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर जो पब्लिक लॉ है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है ये मुझे बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान जो है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और उसमें बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जहाँ तक बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आप जानते हैं कि उसमें जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी पावर्स फंक्शन को बताया जाता है कि भाई ये जो अथॉरिटी है वे किस तरह से पावर को एंजॉय करेंगी और उस पावर्स का जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होगी और इन पर चेक किस तरह से रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल और स्पेशल लॉ। जनरल लॉ से यहाँ मतलब है कि वो लॉ जो कि पूरे समस्त देश में एप्लीकेबल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है। जहाँ तक स्पेशल लॉ की बात है तो स्पेशल लॉ जो है वो जनरली कोर्ट में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, उसको एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए आप अवेल कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कि आप वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते जो कि आप जनरली कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ दिस है, दैट है, पर कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर आप इनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है, वो एक स्पेशल कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाने दीजिए, जी नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहेगा कि भाई वो स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो वो एक तरह से स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो स्पेशल लॉ है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है कुछ और लॉ में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें कि लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ, ऑटोनॉमिक लॉ, मार्शल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ है।
तो इस क्लासिफिकेशन के अंडर सबसे पहले लोकल लॉ की बात करें तो वो लॉ जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिक्स्ड एरिया में एप्लीकेबल है। ये लोकल लॉ जो है ये भी दो कैटेगरी की हैं, एक तो है लोकल कस्टमरी लॉ और दूसरा है लोकल इनेक्टेड लॉ। लोकल कस्टमरी लॉ यानी कि जो कस्टम है, ट्रेडिशन है। लोकल इलेक्टेड लॉ यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी, पंचायत या इस तरह की जो संस्थाएं हैं लोकल लेवल पर वो बना देती है। नेक्स्ट है फॉरेन लॉ। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो फॉरेन लॉ के होते हैं। मान लीजिए हमारे देश में अगर कोई फॉरेन सिटीजन ट्रैप कर जाए तो हो सकता है कि कुछ फैसिलिटीज़ उसको अपने उस देश की, जिस देश का वो नागरिक है, वो यहाँ पर देनी पड़ जाए, तो उसको भी यहाँ पर जो स्पेशल लॉ है उसके अंडर रखा गया है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लॉ। अब इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं वो लॉ बनाते हैं कि दो ग्रुप जो हैं आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, तो वो कन्वेंशनल हो जाता है। और स्टेट अगर इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है तब भी ये ग्रुप जो है उनके लिए इनकी सैंक्टिटी जो है वो बनी रहती है। पर अगर स्टेट इसको रिकॉग्नाइज कर देती है, इसको इनेक्ट कर देती है, इस पर लॉ बना देती है, तो फिर वो सिविल लॉ की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी के अंदर नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक लॉ। तो ये जो होते हैं ऑटोनॉमिक लॉ यानी कि एक तरह से पावर जो कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ी होगी कि भाई यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह के जो संस्थान होते हैं उनके पास एक पावर हो जाती है कि वो सेल्फ गवर्निंग के लिए जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके अंडर कुछ पावर का यूज़ कर सकते हैं। इनको बाय लॉज भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये किसी कंपनी का हो सकता है या यूनिवर्सिटी या इस तरह की संस्थाएं होती हैं जिसको कि पार्लियामेंट जो है कानून बना के ये पावर दे सकती है कि भाई आप अपने दिन प्रतिदिन की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लॉ बना सकते हो, या लोकल लेवल पर आप कोई प्रॉब्लम देखे तो आप उस पर लॉ या कानून बना सकते हो। तो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक लॉ। नेक्स्ट इसी के अंदर है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ आप जानते हैं इसका जो कंसर्न है वो आर्मी से, यानी कि मिलिट्री का अपना कंसेप्ट चीज़ों को रन करने का लीगली और उस पर जस्टिस प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ। तो उसको तो मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई लॉ अमंग नेशंस इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ। उसको भी उसने कहा है कि भाई वो स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसीडेंट लॉ और रेमेडियल लॉ। यानी कि एंटीसीडेंट यानी कि कानून या लॉ की एक ऐसी ब्रांच जो आपको ये बताती है कि भाई आप इस काम को ना करें, ये पनिशेबल है, सज़ा हो सकती है, या आप किसी और जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको कुछ सैंक्शन लगाई जा सकती हैं या आपको कोई जुर्माना किया जा सकता है। रेमेडियल लॉ जो आपने काम कर दिया अगेंस्ट द लॉ उसके बाद आपको रेमेडी प्रोवाइड करवाना है ना, तो वो जो है वो एक तरह से रेमेडियल लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ आप जानते हैं। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि आपको बताना लॉ के बारे में कि भाई मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है या एक्सटॉर्शन क्या है, वो सारी चीज़ें। प्रोसीजरल लॉ का मतलब वो प्रोसीजर या पूरी प्रक्रिया जो होगी, अगर थेफ्ट हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, तो उसके बाद क्या करना है वो सारा प्रोसीजरल लॉ के अंदर बताया गया होता है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन जो था वो हॉलैंड ने बताया कि भाई ये भी एक क्लासिफिकेशन है लॉ का। नेक्स्ट और लास्ट है लॉ इन रेम एंड लॉ इन पर्सन। लॉ रिलेटिंग टू थिंग्स और लॉ रिलेटिंग टू पर्सन, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। अब इसके बारे में कहा जाता है जब हम कहते हैं लॉ इन रेम मतलब लॉ रिलेटिंग टू थिंग्स। अब ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी लॉ के अंदर यूज़ किया जाता है ना, चीज़ों से संबंधित लॉ, उसको कहा जाता है कि ये लॉ इन रेम है। दूसरी तरफ से है लॉ इन पर्सोनम। अब यहाँ क्या है, यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है। ये एक कानून जो कि व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ह्यूमन बीइंग का आपस में इंटरेक्शन है, वो एग्रीमेंट करते हैं, उनमें से कोई तोड़ता है, दिस दैट व्हाटएवर, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो लॉ इन पर्सोनम के अंदर कवर की जाती है। तो उसको कहा गया है कि ये भी एक तरह से क्लासिफिकेशन है लॉ का अकॉर्डिंग टू हॉलैंड। हालांकि यहाँ पर एक बात फिर कह रहा हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आपको वो कम्प्रीहेंसिव हो, यानी कि पूरी तरह से हर एक चीज़ को शामिल किया गया हो। कुछ चीज़ें इसमें छूट भी सकती हैं, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस भी हो सकती हैं। अगर आप दूसरी बुक्स को पढ़ोगे या किसी तीसरी चौथी बुक को पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी टास्क उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि ये डिफ़ाइन करना कि लॉ क्या है ना, कानून क्या है, उसको डिफ़ाइन करना जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही डिफ़िकल्ट ये टास्क है कि आप ये बताएं कि कितनी तरह से जो कानून या विधि हो सकती है, उसके क्या क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बारे में जो आपको बुक्स में साल्वेंट और हॉलैंड के कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।